ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 631, मानव प्रकृति को समझना और लॉर्ड समर न्यायालय। सदस्यता की तलाश _1। मिल्टन चेनी मूर्ख नहीं थे। अब तक उन्होंने डीकन शिष्य के शब्दों में सदमे का संकेत भी देखा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अपंजीकृत निवासी क्या होता है, लेकिन डीकन शिष्य के पिछले शब्दों से मिल्टन आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि यह शब्द संभवतः एक पुनर्जन्म को संदर्भित करता है जो अमर न्यायालय की स्वीकृति के बिना पुनर्जन्म लेता है। ये सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन ये सच था या नहीं, इस समय मिल्टन निश्चित नहीं थे। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा। डीकन शिष्य स्पष्ट रूप से कोई सरल चरित्र नहीं था। ऐसी स्थिति में जितना कम कहा जाता है उतना ही कम प्रकट होता है। ये देखकर कि मिल्टन को बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह चुप रहे, डीकन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनका मूल इरादा एक एहसान करना था, प्रवाह के साथ चलना, क्योंकि उनके निर्णय के आधार पर मिल्टन बहुत संभावना से एक विदेशी अमर न्यायालय से एक अमर प्राणी था जो अभी अभी उनके ब्लैक मून संप्रदाय के नियंत्रित प्रजनन स्थलों में पुनर्जन्म लेने के लिए हुआ था। अपनी यादों को जगाने के बाद यह स्वाभाविक था कि प्रजनन स्थल अब इस पुनर्जन्म वाले अमर प्राणी को सीमित नहीं कर सकता था। और अब क्या वह पहले ही बाहर नहीं निकल चुका है? इसलिए यहाँ आने से पहले डीकन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था और यहाँ तक कि कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट भी महसूस हुआ था, क्योंकि उसने सही अनुमान लगाया था। लेकिन अब वह कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। आखिरकार अमर न्यायालय से पुनर्जन्म वाले प्राणी की सहायता करना कोई जोखिम नहीं था। इससे भी बेहतर, अमर प्राणी उस पर एक छोटा सा उपकार करेगा। लेकिन एक अपंजीकृत पुनर्जन्मकर्ता की मदद करना जिसने अपने दम पर काम किया था, निश्चित रूप से बहुत जोखिम भरा था। इसके अलावा एक अपंजीकृत निवासी के लिए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। इसलिए इस समय डीकन काफी हिचकिचा रहा था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि उसकी यात्रा व्यर्थ हो। आखिरकार ऐसे अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं होते थे। कम से कम अब तक की अपनी साधना के दौरान वह अमर दरबार के उच्च और शक्तिशाली अमर प्राणियों के साथ वास्तव में कभी संपर्क में नहीं आया था। भले ही यह एक अमर प्राणी का पुनर्जन्म वाला शरीर था, फिर भी यह उसका पहला सामना था। बेशक वह डरता नहीं था और वह मिल्टन के सामने डर नहीं दिखाएगा। आखिरकार मिल्टन का क्षेत्र कितना भी ऊंचा और उसकी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे अतीत की बात थी। इस जीवन में कम से कम अभी के लिए मिल्टन का क्षेत्र और ताकत उसके अपने से कमतर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उससे कोई डर नहीं था। एक पल के बाद उपयाजक ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। अवसर हमेशा नहीं होते थे और कभी कभी अवसर को जब्त करने की क्षमता भी एक साधक के लिए उच्च क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होती थी। इसलिए इस बार उसने जोखिम लेने का फैसला किया। ब्रोकेड में फूल जोड़ना बर्फीले मौसम में कोयला भेजने से कभी तुलना नहीं की जा सकती। अपंजीकृत निवासी होने के बारे में क्या? बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। अगर वह नहीं बताता और मिल्टन नहीं बताता तो कोई और नहीं जानता। भले ही दूसरों को मिल्टन के बारे में पता हो, वे उसे प्रजनन के मैदान से बाहर निकलने के लिए भाग्यशाली मानेंगे। आपको अपंजीकृत निवासी के रूप में अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। केवल आपको और मुझे ही इसके बारे में पता होना चाहिए। हम किसी तीसरे व्यक्ति को यह पता नहीं चलने दे सकते, डीकन ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप अपने पिछले जीवन में किस युग से संबंधित थे या उस युग में अपंजीकृत निवासियों को किस तरह से देखा जाता था। इस युग में अमर न्यायालय द्वारा अपंजीकृत निवासियों का विनियमन बेहद सख्त है। एक बार उजागर होने के बाद मृत्यु लगभग निश्चित है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने पिछले जीवन में किस अमर न्यायालय से संबंधित थे, है ना? डीकन ने अपना निर्णय लेने के बाद पूछा। चूंकि उसने पहले ही जोखिम उठाने और अपंजीकृत निवासी की मदद करने का फैसला कर लिया था, इसलिए डीकन का स्वर कुछ नर्म हो गया था। ये सुनकर मिल्टन ने जानबूझकर अपने चेहरे पर एक चिंतनशील भाव आने दिया। ये देखकर डीकन ने मिल्टन के चिंतन को बाधित नहीं किया, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि मिल्टन की स्थिति उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। मिल्टन ने कुछ ही क्षण पहले डीकन शिष्य की हिचकिचाहट को देखा था। इस समय शिष्य के शब्दों के साथ मिल्टन को इस सब के पीछे के कारण का एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। डीकन शिष्य उस पर अपना दांव लगा रहा था। वह भविष्य में एक बड़े लाभ के लिए उसे अपने साथ जोड़ने के लिए उसकी मदद करना चाहता था, ऐसा लग रहा था। अन्यथा डीकन शिष्य को उसे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं थी। शिष्य बस उसकी रिपोर्ट कर सकता था, जो बहुत अधिक सुविधाजनक होता। यदि अपंजीकृत निवासी वास्तव में अमर क्षेत्र में इतने विशेष थे तो उसकी रिपोर्ट करके शिष्य को निश्चित रूप से एक अच्छा इनाम मिलेगा। यह एक बार के सौदे और एक स्थायी सौदे के बीच का अंतर था। लेकिन निवेश में हमेशा कुछ जोखिम होते हैं। यहाँ तक कि डीकन शिष्य भी मिल्टन में निवेश करने में शामिल बड़े जोखिमों से अवगत था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने फिर भी अपना निर्णय ले लिया था।
इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने वाले अमर प्राणी की स्थिति बहुत ऊंची लगती थी, यहाँ तक कि अपंजीकृत निवासी होने के साथ आने वाली बड़ी परेशानियों और जोखिमों के बावजूद ये लोगों में अलग अलग विचार उत्पन्न कर सकता था। ये समझकर मिल्टन ने फिर भी अपनी चिंतनशील अभिव्यक्ति बनाए रखी, क्योंकि मिल्टन अच्छी तरह से जानता था कि वह अभी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो सकता। उसे लगातार मना भी करना पड़ा, अन्यथा वह अपनी पहचान की असामान्यताओं को उजागर करने की बहुत संभावना थी। आखिरकार वह वास्तव में इस दुनिया में एक अमर प्राणी का पुनर्जन्म लेने वाला शरीर नहीं था। उसने अभी अभी पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था, और हालांकि उसे पुनर्जन्मकर्ता कहा जा सकता था, लेकिन उसका अमर प्राणी के पुनर्जन्म वाले शरीर से कोई संबंध नहीं था। क्या होगा अगर वह डीकन शिष्य के प्रायोजन के लिए सहमत हो गया और फिर शिष्य ने प्रतिपूर्ति की मांग की? साधना पथ और साधना विधियों की तकनीकें जो उसने अपनी स्मृति में रखी थीं, वे नौवें ब्रह्मांड में अनमोल हो सकती हैं। लेकिन इस दुनिया में इस शिष्य के सामने जो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली था, ये स्पष्ट था कि उसकी वे यादें शायद ही प्रभावशाली होंगी। अध्याय 632, अध्याय 341, मानव प्रकृति को समझना और कमल अमर न्यायालय। कृपया सदस्यता लें _2। एक बार जब प्रबंधक शिष्य ने मुआवजा मांगा तो मिल्टन अनिवार्य रूप से उसकी कमजोरी को उजागर कर देगा। इसलिए इस समय मिल्टन लगातार सोच रहा था कि क्या कोई सही समाधान है। क्या प्रबंधक शिष्य की सहायता का लाभ उठाने का कोई तरीका था बिना बदले में कुछ दिए? आखिरकार वह पहले ही छोटी दुनिया से बाहर निकल चुका था। ये कहा जा सकता है कि यह पुनर्जन्म सिमुलेशन पहले से ही सार्थक था। कम से कम वह उसके बाद लंबे समय तक जीवित रह सकता था, और चाहे वह कितना भी अधिक समय प्राप्त करे, यह एक लाभ था। शायद कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं। एक पल बाद मिल्टन की अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसने उदासीनता से कहा, अगर ऐसा है तो आप अभी भी मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या तुम्हें अपने ऊपर विपत्ति लाने का डर नहीं है? मुझे अपने संप्रदाय के नेता को सौंपने से तुम्हें एक अच्छा इनाम भी मिल सकता है, जो तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर तुम मेरी पहचान छिपाने में मदद करना चुनते हो तो तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा, और भविष्य में तुम्हारे जीवन को खतरे में डालने वाली विपत्ति भी आ सकती है। तब तक पछताने में बहुत देर हो चुकी होगी। मिल्टन के शांत शब्दों के बाद प्रबंधक शिष्य का दिमाग भी एक पल में ठंडा हो गया। अब वह वास्तव में ध्यान से सोचने लगा। इसके विपरीत मिल्टन बहुत शांत लग रहा था। उसकी निगाह स्थिर थी क्योंकि वह बाधा के पार अनगिनत छोटी दुनियाओं को देख रहा था। उसने जानबूझकर इस तरह से बात की, उसे ऐसा करना ही था। विचार करने के बाद उसे अपनी अस्वीकृति दिखानी पड़ी, अन्यथा भले ही प्रबंधक शिष्य उसकी मदद करने के लिए तैयार हो, लेकिन उनकी स्थिति समान नहीं हो सकती। बेशक मिल्टन को इस बात की चिंता नहीं थी कि प्रबंधक शिष्य अपना मन बदल लेगा और उसकी मदद न करने का फैसला करेगा। आखिरकार अगर ऐसा होता तो सबसे बुरी स्थिति यह होती कि मिल्टन इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को जारी नहीं रख पाता। पुनर्जन्म सिमुलेशन का अंत मिल्टन के लिए डर या चिंता का कारण नहीं बनता। अगर यह खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं था कि वह भविष्य में फिर से इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेगा। कम से कम 7वें चरण के जादूगर अमर सिम्युलेटर को फिर से अपडेट किए जाने से पहले मिल्टन भविष्य में फिर से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का विकल्प चुन सकता था। आखिरकार उसे अभी भी इस दुनिया का असली चेहरा देखना बाकी था। अपने दिल में जिज्ञासा की उस किरण को संतुष्ट करने के लिए भी वह भविष्य में फिर से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का चुनाव करेगा। एक पल के गंभीर चिंतन के बाद अंत में प्रबंधक शिष्य ने फिर भी अपना सिर हल्के से हिलाया। अपना निर्णय लेने के बाद वह आसानी से अपना विचार नहीं बदलेगा। मिल्टन सही था। वह वास्तव में अपंजीकृत निवासी मिल्टन को सीधे उनके संप्रदाय नेता को सौंपने का विकल्प चुन सकता था। ऐसा करने पर उसे निश्चित रूप से कुछ पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन ये कहना असंभव था कि ये पुरस्कार उसे आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगे। ब्लैक मून संप्रदाय में वह केवल एक प्रत्यक्ष प्रबंधक शिष्य था। उसके जैसे शिष्य हालांकि ब्लैक मून संप्रदाय में बहुत अधिक संख्या में नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से दुर्लभ नहीं थे। शायद साधारण बाहरी संप्रदाय के शिष्यों और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए उनकी स्थिति काफी ऊंची थी, लेकिन एक अपंजीकृत निवासी पूरे संप्रदाय को शामिल कर सकता था, यहाँ तक कि महासागर महल अमर न्यायालय तक भी। ऐसी बड़ी ताकतों की तुलना में वह सिर्फ एक मामूली किरदार था। इसलिए भले ही वह मिल्टन को सौंप दे, लेकिन उसके पुण्य कर्म परत दर परत खत्म हो जाएंगे। यही कारण था कि उसने ऐसा चुनाव करने से इनकार कर दिया। बहुत मुश्किल से एक महान अवसर प्राप्त करने के बाद वह वास्तव में इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मिल्टन के कमजोर वर्तमान जीवन में निवेश करना अलग था। हालांकि जोखिम अधिक थे, लेकिन संभावित भविष्य के पुरस्कार और भी अधिक हो सकते थे। भले ही इसका मतलब अपने जीवन का बलिदान करना हो, लेकिन इससे क्या? जहां वह बड़ा हो गया था, उसने लंबे समय से अपने जीवन को विचार से बाहर रखा था। उसे अपने जीवन की परवाह थी, लेकिन संभावित बड़े लाभों का सामना करते हुए वह अस्थायी रूप से अपने जीवन की उपेक्षा करने को तैयार था।
आखिरकार ब्लैक मून संप्रदाय के भीतर एक प्रत्यक्ष प्रबंधक शिष्य के पद पर पहुंचने के बाद उसे 1 या 2 बार से अधिक जीवन मृत्यु के संकटों का सामना करना पड़ा था। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। निश्चिंत रहें, मैं आपकी पहचान उजागर नहीं करूंगा। अब से हम एक ही नाव में हैं। यदि आपको खोज लिया गया तो मैं अनिवार्य रूप से बच नहीं पाऊंगा। प्रबंधक शिष्य ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और गंभीरता से बोला। उसका स्वर गंभीर था। बोलने के बाद उसने मिल्टन की ओर देखा, जिसने एक शांत भाव बनाए रखा। मिल्टन ने बिना कुछ और कहे बस अपना सिर हल्के से हिलाया। लेकिन इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद प्रबंधक शिष्य इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि मिल्टन के सिर हिलाने का क्या मतलब था। ये इनकार का संकेत था। मिल्टन ने उसकी मदद से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि मिल्टन चेनी अब इस जीवन में जीना नहीं चाहते हैं? आखिरकार मिल्टन चेनी को पता था कि वह इस समय एक अपंजीकृत निवासी था और उसके इनकार ने नौकर को हैरान कर दिया। अगर ऐसा होता तो क्या उसके पास मिल्टन चेनी को संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को सौंपने का ही विकल्प नहीं होता? तब तक मिल्टन चेनी निश्चित रूप से मौत का सामना कर रहे होते। वह ब्लैक मून संप्रदाय के गुरु की पहचान बहुत अच्छी तरह से जानता था, जो ओशन पैलेस अमर न्यायालय का एक वफादार कुत्ता था। मैं भविष्य में आपकी मदद नहीं कर सकता। इस पुनर्जन्म में मेरी यादों में कमियां हैं। इस जीवन में मेरा विकास अनिवार्य रूप से सीमित होगा और इसलिए आप मुझे जो मदद दे सकते हैं वह भी सीमित होगी। भले ही मैं भविष्य में वास्तव में मजबूत हो जाऊं, लेकिन यह अब से बहुत समय बाद होगा। क्या तब तक आप जीवित होंगे? अपना सिर हिलाने के बाद मिल्टन चेनी ने उदासीनता से बात की। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी याददाश्त की कमियों की परवाह नहीं थी। ये कुछ वाक्य थे जो मिल्टन चेनी को बोलने थे। वह सहचर शिष्य को अस्वीकार कर सकता था, लेकिन अस्वीकृति के लिए कारण की आवश्यकता थी। लगातार बिना कारण के अस्वीकार करने पर सहचर शिष्य को भी कुछ गड़बड़ नजर आती। आखिर कौन मदद से इनकार करेगा और फिर अपने जीवन का त्याग करेगा? अमर भी नहीं, क्योंकि यह अतार्किक होगा। पुनर्जन्म के दौरान स्मृति की कमी, यही कारण था कि मिल्टन चेनी ने अपने इनकार का कारण पाया। इस कारण में भी कोई दोष नहीं था। इस समय मिल्टन चेनी को भी एहसास हो गया था कि सहचर शिष्य अमर प्राणियों के पुनर्जन्म के बारे में ज्यादा नहीं समझता था, और सहचर शिष्य को दिए गए इनकार और सलाह के अंतिम 2 वाक्य भी मिल्टन चेनी की ओर से जानबूझकर थे। उसे सहचर शिष्य को वास्तव में संकोच में डालना था। आखिरकार मौके पर लिए गए निर्णय भविष्य में बदल सकते हैं, लेकिन अंतहीन संकोच के बाद लिए गए निर्णय ऐसे थे जिन्हें बाद में लगभग कभी नहीं बदला जा सकता था। दक्षिणी दीवार से टकराने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, यही तर्क था। हालांकि मिल्टन चेनी का क्षेत्र उनके पहले के शिष्य जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन मानव स्वभाव के बारे में उनकी समझ निश्चित रूप से शिष्य की पहुंच से परे थी। क्योंकि मिल्टन चेनी ने बहुत सी दुनियाएं देखी थीं और बहुत से अलग अलग लोगों को देखा था। याददाश्त चली गई। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर शिष्य का दिल धड़क उठा। पुनर्जन्म लेने वाले अमर प्राणी की याददाश्त कमजोर हो सकती है। ये कुछ ऐसा था जो उसे नहीं पता था। आखिरकार उसने प्राचीन ग्रंथों में पुनर्जन्म लेने वाले अमर लोगों के बारे में ही पढ़ा था और मिल्टन चेनी ही वह पहला व्यक्ति था जिससे वह वास्तविकता में मिला था। इस समय शिष्य को सिरदर्द होने लगा। अगर उसे पता होता तो वह इसमें शामिल नहीं होता। जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से इस समय मिल्टन चेनी से संवाद नहीं कर सकता था। अब क्या करें? शिष्य फिर से झिझकने लगा। एक क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी जो यादें खो गई हैं, क्या उनमें से बहुत सी हैं? ये सुनकर मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया। सभी यादें नहीं चली गई हैं। शायद इसलिए कि मेरे पुनर्जन्म का युग इस युग से बहुत दूर है, इसलिए मेरी यादों में समस्याएं हैं। युग बहुत दूर है। तुम्हारे पुनर्जन्म के दौरान तुम किस अमर न्यायालय से संबंधित थे? लॉर्ड्स अमर न्यायालय। लॉर्ड्स अमर न्यायालय। परिचारक थोड़ा चौंक गया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सहज रूप से महसूस किया कि नाम कुछ हद तक परिचित लग रहा था। उसे मिल्टन चेनी के शब्दों पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी यादों में लॉर्ड्स अमर न्यायालय का नाम खोजना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह खाली हाथ आया। उसकी याद में उस नाम का कोई अमर न्यायालय नहीं था। हालांकि वह ये नहीं समझ पाई कि इस अमर न्यायालय का नाम पूरी तरह से मिल्टन चेनी द्वारा गढ़ा गया था। अध्याय 633, अध्याय 342, 700 इंच का युग और आदिम अमर पद सदस्यता की तलाश _1। लॉर्ड्स अमर न्यायालय वास्तव में मिल्टन चेनी की कल्पना की रचना थी। आखिरकार वह इस दुनिया में मौजूद अमर न्यायालयों से पूरी तरह अपरिचित था, इसलिए उसे एक का आविष्कार करना पड़ा। जहां तक किसी विसंगति को उजागर करने की संभावना का सवाल है, मिल्टन चिंतित नहीं थे। चूंकि उन्होंने लॉर्ड्स अमर न्यायालय का नाम लिया था, इसलिए केवल 2 संभावनाएं थीं। पहली संभावना ये थी कि इस दुनिया में प्रकट होने वाले अमर न्यायालयों की संख्या अत्यंत सीमित थी, यहाँ तक कि सेवक शिष्य भी स्पष्ट रूप से उन सभी अमर न्यायालयों को जान सकता था जो इस दुनिया में कभी प्रकट हुए थे। दूसरी संभावना वह थी जिसकी मिल्टन को उम्मीद थी।
यानी इस दुनिया के जन्म से लेकर अब तक अनगिनत अमर न्यायालय रहे हैं। इस मामले में सेवक शिष्य शायद सभी अमर न्यायालयों के नाम नहीं जान सकता था। मिल्टन ने सोचा कि दूसरी संभावना की संभावना काफी अधिक थी। आखिरकार उसके सामने सेवक शिष्य द्वारा बोले गए शब्दों में उसने पहले ही बहुत कुछ प्रकट कर दिया था। बेशक मिल्टन 100% निश्चित नहीं हो सकता था, इसलिए उसका कथन थोड़ा जुआ था। वह कुछ भी न कहने, चुप रहने या ये दिखावा करने का विकल्प चुन सकता था कि उसकी याददाश्त का ये हिस्सा भी खो गया है। लेकिन मिल्टन ने ऐसा नहीं किया। वह अच्छी चीज की अधिकता के सिद्धांत को समझता था। हालांकि अभी अभी सेवक शिष्य के चेहरे पर लॉर्ड समर न्यायालय का उल्लेख सुनने पर जो चिंतनशील भाव प्रकट हुआ उसने मिल्टन को आश्चर्यचकित कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में वास्तव में लॉर्ड समर न्यायालय था? क्या वह आंख मूंद कर सच्चाई पर ठोकर खा गया था? मिल्टन के दिमाग में कई विचार तेजी से कौंधे, लेकिन एक पल में उसने उन्हें दबा दिया। आखिरकार अगर यह संयोग ही निकला तो जरूरी नहीं कि यह उसके लिए बुरी बात हो। इसकी थोड़ी सी संभावना थी कि यह उल्टा पड़ सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक पल के बाद जब सेवक शिष्य सील ने अपनी याददाश्त को बार बार ध्यान से जांचा तो वह निश्चित हो गया कि उसने वास्तव में लॉर्ड समर न्यायालय के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मेरी याददाश्त में लॉर्ड समर न्यायालय नहीं है। शायद मैं बाद में प्राचीन ग्रंथों में इसे खोजने में आपकी मदद कर सकूं। ऐसा लगता है कि आप अपने पिछले जन्म में जिस युग से आए थे वह वास्तव में वर्तमान से बहुत दूर है। सील ने अपनी याददाश्त को ठीक करते हुए अपना सिर हिलाया और बोला। जिस क्षण मिल्टन ने बात की, सील को वास्तव में 4 शब्दों लॉर्ड समर न्यायालय से परिचित होने का एहसास हुआ। लेकिन उसकी याददाश्त में लॉर्ड समर न्यायालय नहीं था। इससे उसे अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही इस भावना को दबा दिया। सील के बोलने के बाद मिल्टन को समझ में आ गया कि सेवक शिष्य को उसके शब्दों की सत्यता पर संदेह नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंताएं कुछ हद तक अनावश्यक थीं। जिस तरह से उसने पहले जानबूझकर संवाद किया था, उससे सेवक शिष्य को उसके पुनर्जन्म वाले अमर प्राणी की स्थिति पर पूरी तरह से विश्वास हो गया होगा। मिल्टन एक पल के लिए चुप रहा और फिर अंत में सिर हिलाते हुए कहा, परेशानी के लिए धन्यवाद। उसके बोलने के बाद सील के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उसे इस दुनिया में मजबूत नहीं माना जाता था, फिर भी अपने वर्तमान दायरे तक पहुंचना आसान नहीं था। जो साधक उसके दायरे में पहुंच गए थे उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित करना मुश्किल था। फिर भी मिल्टन के एक साधारण वाक्य ने अनजाने में उसके अंदर उत्साह की भावना जगा दी थी। आखिरकार मिल्टन के शब्दों ने सहयोग करने की उसकी इच्छा को दर्शाया। वास्तव में वह इसे साझेदारी के रूप में सोचना पसंद करता था, क्योंकि अब तक वह मिल्टन को सिर्फ निवेश की वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक भागीदार के रूप में देखता था जिसके साथ वह समान शर्तों पर बातचीत कर सकता था। वह इस सरल सत्य को समझता था कि ईमानदारी से ईमानदारी प्राप्त की जा सकती है। हालांकि निवेश विफलता का कारण बन सकता था और यहां तक कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, सील अब इन जोखिमों के बारे में चिंतित नहीं था। निवेश करने का अवसर ही अपने आप में एक मौका था। इस वर्तमान युग में जबकि कुछ पुनर्जन्म वाले अमर प्राणी नहीं थे, वे निश्चित रूप से बहुतायत में नहीं थे। कम से कम उनके स्तर के किसी व्यक्ति के पास उस स्तर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। अगर उन्होंने मिल्टन चेनी पर पहले से ध्यान नहीं दिया होता तो यह निवेश अवसर उनके लिए नहीं होता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह एक ऐसा निवेश था जो विफल होने वाला था, क्योंकि शुरू से ही मिल्टन की पहचान के बारे में उनका दृष्टिकोण गलत था। आपको जल्द ही अपने पिछले जीवन में अपनाई गई साधना पद्धति पर स्विच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अमर क्षेत्र के नियम जेल की दुनिया से पूरी तरह से अलग हैं। आपने जेल की दुनिया में जो मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और बढ़ाया, वह आपके संशोधनों के बाद भी अमर क्षेत्र के नियमों के अनुकूल नहीं हो पा रहा है। एक बार जब आप इस बाधा से बाहर निकलेंगे तो आपके मार्शल आर्ट पथ के क्षेत्र को सख्त दमन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत चिंतित न हों। आखिरकार जैसे ही आप जेल की दुनिया से मुक्त होंगे, आपको ब्लैक मून संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य माना जा सकता है। आप संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं और मेरी सुरक्षा के तहत अपने पिछले जीवन के अमर पथ पर स्विच कर सकते हैं, जिससे जोखिम की संभावना कम हो जाएगी। सील ने कहा। हालांकि वह जानता था कि मिल्टन को इन चीजों के बारे में बहुत जानकारी थी, फिर भी उसने उन्हें दोहराना चुना। आखिरकार मिल्टन ने स्मृति हानि को स्वीकार किया था और वह ठीक से नहीं जानता था कि क्या कमी थी। मैं समझता हूँ। ये सुनकर मिल्टन ने बस सिर हिलाया और उदासीनता से बोला। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चिंता नहीं है। सच में उसके दिल ने इन सभी विवरणों पर ध्यान दिया था। ये दुनिया वास्तव में अमर क्षेत्र थी। अगर मिल्टन पहले कुछ अनिश्चित थे तो अब उन्हें इस पर पूरी तरह से यकीन था। अध्याय 634, अध्याय 342, 700 युगों का युग और आदिम अमर पथ। कृपया सदस्यता लें _2। ये दुनिया, जैसा कि उसने पुनर्जन्म स्थान में अनुमान लगाया था, निस्संदेह अमर क्षेत्र थी।
आखिरकार अमर क्षेत्र शब्द सेवा शिष्य द्वारा स्वयं बोले गए थे और मिल्टन चेनी ने नहीं सोचा था कि सेवा शिष्य उन्हें ऐसी बुनियादी जानकारी के बारे में धोखा देगा, क्योंकि ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अमर क्षेत्र राज करता है। पिंजरे की दुनिया, तो वह छोटी दुनिया जहां मैंने पहली बार पुनर्जन्म लिया था उसे पिंजरे की दुनिया कहा जाता है। एक पिंजरा जो काफी उचित लगता है। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में विचारों को एक एक करके व्यवस्थित किया और फिर उन्हें दबा दिया। इस सेवा शिष्य से मिलने के बाद उन्हें जो जानकारी मिली थी उसने इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को सार्थक बना दिया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि सेवा शिष्य ने पहले ही एक निर्णय ले लिया था, जिसका मतलब था कि वह इस पुनर्जन्म सिमुलेशन से और भी अधिक लाभ उठा सकता था। कम से कम वह इतना मूर्ख नहीं था कि एक अपंजीकृत निवासी के रूप में अपनी संभावित स्थिति को उजागर करे, इसलिए इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान एक प्राकृतिक जीवनकाल जीना संभव नहीं था। हालांकि भले ही आप ब्लैक मून संप्रदाय में शामिल हों, आपको कम प्रोफाइल में रहना चाहिए। जब तक आप अमर परिवर्तन के दायरे में नहीं पहुंच जाते तब तक मेरी गुफा हवेली को छोड़ने की कोशिश न करें। सेवा शिष्य ने एक और अनुस्मारक जोड़ा और फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ सफेद रोशनी की एक लकीर उनके शरीर को ढंक गई। अगले पल मिल्टन चेनी की दृष्टि धुंधली हो गई। हालांकि इससे उन्हें घबराहट नहीं हुई, वह पूरी तरह से शांत था। कुछ ही देर बाद मिल्टन चेनी की आंखों के सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। इसके बाद उसके दिमाग में एक अपरिचित याद उभरी। यह अपरिचित याद उसके यहाँ आने के बाद उसके दिमाग में अपने आप ही बन गई थी। अपने दिमाग में उस याद को आत्मसात करने के बाद मिल्टन चेनी को एक तरह की भावना महसूस हुई। कितना विशाल गुफा भवन है। इस सेवा शिष्य के स्वामित्व वाली साधना गुफा भवन पिंजरे की दुनिया से बहुत बड़ा था, जहां उसने पहले पुनर्जन्म लिया था। अब से तुम यहाँ साधना कर सकते हो। इस जगह पर कोई नज़र नहीं रखेगा, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान उजागर होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम लापरवाह नहीं हो सकते। मैं अभी तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बार जब तुम अपने पिछले जीवन से साधना पथ पर फिर से चलोगे तो तुम यहाँ अपने आप अभ्यास कर सकते हो। मैं आमतौर पर बाहरी दुनिया में घूमता रहता हूँ और गुफा भवन में अक्सर कठिन साधना नहीं करता हूँ। सेवा शिष्य ने यह देखने के बाद कहा कि मिल्टन चेनी ने यादों को पचा लिया था। उसके पास संप्रदाय के भीतर एक से ज्यादा गुफा भवन थे। फिर भी उसके स्वामित्व वाली 3 गुफा भवनों में से केवल इसी एक को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था और वह सबसे कीमती था। कारण सरल था, ये गुफा हवेली संप्रदाय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तब प्रदान की गई थी जब उन्हें सच्चे संचरण सेवा शिष्य के पद पर पदोन्नत किया गया था। अन्य 2 गुफा हवेली व्यापार के माध्यम से प्राप्त की गई थीं। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। उस समय मिल्टन चेनी की उपस्थिति शांत थी, लेकिन उनका दिल उतना शांत नहीं था जितना कि उनके भावों से पता चलता था। उनका दिल वास्तव में हिल गया था। आखिरकार उनके पिछले जीवन का साधना पद जिसका उल्लेख सेवा शिष्य ने किया था, मिल्टन चेनी के लिए पूरी तरह से विदेशी था। चूंकि उनकी पहचान अमर न्यायालय से एक वास्तविक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास फिर से शुरू करने के लिए कोई पिछले जीवन का साधना पथ नहीं होगा। उस पल मिल्टन चेनी के दिमाग में अनगिनत विचार तेजी से कौंधे। इस पल ऐसा लग रहा था कि उनके सामने केवल 2 विकल्प थे। पहला विकल्प स्मृति हानि का नाटक करना जारी रखना था, लेकिन यह विकल्प वास्तव में एक अच्छी रणनीति नहीं थी। पुनर्जन्म के बाद कुछ यादों को खोना सामान्य बात है, लेकिन किसी के मौलिक साधना पथ से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण यादों को खोना असामान्य लगता है। अगर वह ऐसा करने का फैसला करता है तो सेवा शिष्य शायद उसमें निवेश करना न छोड़े, लेकिन निश्चित रूप से संदेह पालना शुरू कर देगा। 1 या 2 बार बहाने के तौर पर पुनर्जन्म सिमुलेशन का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन अगर इस पर लगातार भरोसा किया जाए तो यह हमेशा असामान्य लगेगा। एक अमर प्राणी का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन उसकी मूल यादें गायब हैं। निवेश करने के लिए कोई मूल्य नहीं बचा है। भले ही सेवा शिष्य ने अभी भी हार न मानने का दृढ़ निश्चय किया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने निवेश को कम कर देगा। ये कुछ ऐसा था जिसे मिल्टन चेनी नहीं देखना चाहते थे। सौभाग्य से यह एकमात्र विकल्प नहीं था। उसके पास दूसरा विकल्प था। वह था अपने पिछले जीवन के तथाकथित अमर पद की साधना करने का दिखावा करना। हाँ, इस समय मिल्टन चेनी अमर न्यायालय से किसी अमर का पुनर्जन्म नहीं था, लेकिन वह वास्तव में एक वास्तविक पुनर्जन्म था। पुनर्जन्म अनुकरण पुनर्जन्म का एक रूप है न? हो सकता है कि उसने उस साधना पथ को नहीं समझा हो जिस पर उसके पिछले जन्म के कथित अमर ने महारत हासिल की थी। लेकिन मत भूलिए, मिल्टन चेनी ने 8वें ब्रह्मांड की साधना दुनिया की दुनियाओं में कई बार पुनर्जन्म लिया था। उसने अमर पथ पर महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन बुनियादी साधना पथ कुछ ऐसा था जिसका उसने अनगिनत बार अभ्यास किया था और निश्चित रूप से उससे अपरिचित नहीं था। हालांकि मिल्टन चेनी को यह भी नहीं पता था कि इस अमर क्षेत्र के नियम साधना पथ के अनुकूल होंगे या नहीं, या वे उसे अपनी साधना को सफलतापूर्वक बदलने की अनुमति देंगे या नहीं। आखिरकार उसने इस दुनिया में अमर पथ की साधना करने की कभी कोशिश नहीं की थी।
पिंजरे की दुनिया से मुक्त होने के बाद उसकी मुलाकात प्रतीक्षारत परिचारक शिष्य से हुई। अब इस गुफा हवेली में लाए जाने के बाद ऐसा नहीं था कि मिल्टन चेनी यह कोशिश नहीं करना चाहते थे कि क्या वे इस दुनिया में अमरपथ की साधना कर सकते हैं, बल्कि ऐसा था कि उनके पास इसे आजमाने का कोई मौका ही नहीं था। इसलिए एक बार जब मिल्टन चेनी ने दूसरा विकल्प चुना तो इसका मतलब था कि वे जोखिम उठा रहे थे। अगर वे असफल हो जाते तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि परिचारक कुछ गलत देख लेता या सीधे तौर पर उन्हें बेनकाब कर देता, जो असंभव नहीं था। ये परिचारक बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था, अन्यथा वह पिंजरे की दुनिया में उनके उत्थान से पहले मिल्टन चेनी पर अपनी नजरें नहीं टिकाता। उनके दिमाग में विचार कौंधे, लेकिन वास्तव में ये बस एक पल था। उस पल में मिल्टन चेनी ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। अगले ही पल मिल्टन चेनी क्रॉस लेग बैठ गए और एक विचार के साथ उनके शरीर में तेजी से बदलाव होने लगे। हाँ, मिल्टन चेनी ने अंततः अमर के रूप में अपने पिछले जीवन की साधना पद्धति को अपनाने का फैसला किया। बेशक ये सिर्फ दिखावा था, आखिरकार मिल्टन चेनी के पास वास्तव में कोई तथाकथित अमर साधना पद्धति नहीं थी। मिल्टन चेनी को जो करने की जरूरत थी वह आठवें ब्रह्मांड की दुनिया में प्राप्त की गई साधना पद्धति में परिवर्तित होना था। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिल्टन चेनी के शरीर में होने वाले परिवर्तन अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते गए। क्यूई साधना, नींव की स्थापना, स्वर्ण कोर, नवजात आत्मा, देवता परिवर्तन। बस एक संक्षिप्त क्षण में मिल्टन चेनी का क्षेत्र क्यूई साधना से देवता परिवर्तन तक आगे बढ़ गया था। पलक झपकते ही मिल्टन चेनी ने 5 क्षेत्रों को पार कर लिया था। शक्तिशाली शक्ति के इस अचानक उछाल ने मिल्टन चेनी को भी दबी हुई आवाज निकालने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में साधना करना संभव था। अमर क्षेत्र में, 8वें ब्रह्मांड में उन्होंने जिस साधना पद्धति में महारत हासिल की थी उसका अभ्यास करना वास्तव में संभव था। इसके अलावा उन साधना क्षेत्रों की तुलना में अमर क्षेत्र में साधना की गति हास्यास्पद रूप से तेज थी, और इस गुफा हवेली में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा 8वें ब्रह्मांड के साधना संसारों में छठे क्रम की चरम आध्यात्मिक नसों से भी अधिक प्रभावी थी, और यह अंतहीन थी। हालांकि परिचारक, जो मिल्टन चेनी को परिवर्तनों से गुजरते हुए देख रहा था, उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन एक पल में उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई, जैसे कि उसके चेहरे पर पहले कभी बदलाव नहीं हुआ था। इसी तरह कोई नहीं जानता था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। थोड़ी देर बाद जब मिल्टन चेनी ने अपने क्षेत्र में सभी प्रगति को आत्मसात कर लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो परिचारक बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मूल अमरपथ की साधना कर रहे होंगे। आपके पुनर्जन्म से पहले आप जिस युग में थे वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक पुराना लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने लॉर्ड्स अमर न्यायालय के बारे में कभी नहीं सुना। मूल अमरपथ 700 से अधिक युगों पहले समाप्त हो गया था। शायद आप एक अपंजीकृत निवासी नहीं हैं, लेकिन आप जिस अमर न्यायालय से संबंधित थे वह बहुत पहले ही इतिहास में लुप्त हो चुका है, इसलिए अमर न्यायालय में आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। आपकी स्मृति हानि निश्चित रूप से अवतारों के बीच अत्यधिक लंबे अंतराल के कारण है। इस समय परिचारक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा था कि वह एक महान अवसर में निवेश कर रहा है, लेकिन ये समय के साथ त्याग दिया गया एक पुराना साथी निकला। उसने कुछ अमर तकनीकों पर मिल्टन चेनी से परामर्श करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे अनिच्छा से उस विचार को एक तरफ रखना पड़ा। आखिरकार मिल्टन चेनी ने अपने पिछले जीवन में जिस अमर पथ की साधना की थी वह अनगिनत युगों पहले का था, और उन्होंने जो महारत हासिल की थी वह निस्संदेह उस युग की प्राचीन तकनीकें थीं। ये सभी अमर तकनीकें थीं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था, जो उसे सीमित मदद प्रदान करती थीं। इस समय परिचारक कुछ हद तक असहाय था। जिस महान अवसर की उसने कल्पना की थी वह उसकी उम्मीदों से भटक गया। उसे ये भी नहीं पता था कि मिल्टन चेनी में निवेश करना सही था या गलत। अध्याय 635, अध्याय 343, अमर क्षेत्र के 6 महान ताओवादी और दीर्घायु पथ सदस्यता अनुरोधित _1। आदिम अमर पथ। इस समय जब मिल्टन चेनी ने सुना कि प्रबंधक ने क्या कहा था तो उसके लिए कम से कम थोड़ा आश्चर्यचकित न होना असंभव था। मिल्टन ने उम्मीद नहीं की थी कि प्रबंधक एक नज़र में ही उस साधना पद्धति को पहचान लेगा जिसे उसने अपनाया था, यहाँ तक कि यह भी बता देगा कि यह 700 युग पहले के युग से आई थी। अवसर के 700 युग। हालांकि मिल्टन को ठीक से पता नहीं था कि इन युगों के बीच का अंतराल कितना लंबा था, लेकिन प्रबंधक के शब्दों से यह अनुमान लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था कि उसने अब जो साधना पथ अपनाया था उसे इस दुनिया ने पहले ही त्याग दिया होगा। ये जानकर मिल्टन को थोड़ी सी भी निराशा महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसे अप्रत्याशित खुशी का एहसास हुआ। आखिरकार त्याग दिए जाने का मतलब पुराना हो जाना है। इसका मतलब यह था कि इस समय अमर क्षेत्र के भीतर साधना पथ निश्चित रूप से अधिक उन्नत थे। यदि मिल्टन इस अनुकरण के दौरान अमर क्षेत्र के भीतर और भी अधिक उन्नत साधना पथ पर कदम रख सकता था, तो क्या वह इस पुनर्जन्म अनुकरण से बहुत अधिक लाभ नहीं उठा सकता था? बेशक मिल्टन स्वाभाविक रूप से अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट नहीं करेगा।
इस प्रकार प्रबंधक के शब्दों को सुनने पर उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, जैसे कि उसने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। 700 युग, दिन और चंद्रमा बदल गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पुनर्जन्म के बाद से अमर क्षेत्र में इतना लंबा समय बीत जाएगा। मिल्टन ने भावुकता के स्पर्श के साथ बात की। उसकी भावुकता बेशक दिखावटी थी, वह संभवतः कैसे जान सकता था कि 700 युग पहले अमर क्षेत्र कैसा था। बेशक मिल्टन के अभिनय कौशल काफी अच्छे थे, क्योंकि प्रबंधक, जो एक उच्च क्षेत्र का था, को भी उस समय इसका कोई संकेत नहीं मिला। उसने बस यह मान लिया कि मिल्टन अपने पिछले जीवन को याद कर रहा है। अब प्रबंधक के चेहरे पर कड़वी मुस्कान का एक भी निशान नहीं था। उसके दिल में जो झिझक अभी अभी उठी थी, वह उसी क्षण गायब हो गई। अब मिल्टन को छोड़ देना बेशक सवाल से बाहर था। चाहे वह 700 युगों का अवसर हो या 1000 युगों का, उसकी नज़र में मिल्टन एक वास्तविक पुनर्जन्म वाला अमर प्राणी था। हालांकि मिल्टन ने अपने पिछले जीवन से जो अमर साधना पथ प्रकट किया था, वह इस युग में पुराना लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह अमर पथ अगम्य हो गया था। पुराना होने का मतलब मिट जाना नहीं है। जैसे साधना के बेहतर पथ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कमतर पथों की साधना नहीं करता। वर्तमान अमर क्षेत्र में अभी भी ऐसे अस्तित्व थे जो आदिम अमर पथ के माध्यम से अमर प्राणी बन गए थे। ये पहले की तुलना में बहुत कम था, लेकिन जब तक कोई अमर प्राणी बन सकता है, तब तक क्या फर्क पड़ता है कि साधना का अमर मार्ग थोड़ा पुराना हो गया है। बिल्कुल उसके जैसा उसने जिस अमर मार्ग का अभ्यास किया, वह निस्संदेह 700 अवसरों पहले के आदिम अमर मार्ग की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक क्षमता वाला था। लेकिन अगर वह अभी भी अमर स्थिति प्राप्त करने में असमर्थ था, तो क्या होगा? आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस युग में आदिम अमर मार्ग समाप्त हो गया है, लेकिन साधना का ये तरीका पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज के अमर क्षेत्र में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आदिम अमर मार्ग के माध्यम से अमर प्राणी बन गए हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रबंधक को चिंता थी कि मिल्टन इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सांत्वना के कुछ शब्द जोड़े। हालांकि प्रबंधक ने एक बात अनकही छोड़ दी, जिसके बारे में उनका मानना था कि मिल्टन निश्चित रूप से जानते थे। इसका मतलब यह है कि आदिम अमर पथ के माध्यम से अमर प्राणी बनने वाले अधिकांश लोग ढीले अमर थे, जो निचली दुनिया से अमर क्षेत्र में चढ़े थे। बेशक ढीले अमर अभी भी सच्चे अमर मानव क्षेत्र से बहुत दूर हैं। फिर भी आदिम अमर पथ के माध्यम से अमरता प्राप्त करने के लिए आरोहण अक्सर एक अनिवार्य कदम होता है। यद्यपि ऐसे लोग हैं जो अमर क्षेत्र के भीतर आदिम अमर पथ के माध्यम से सीधे सच्चे अमर प्राणी बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ हैं। 700 युगों से पहले भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ थे। इसके अलावा चूंकि 700 युगों से पहले निचली दुनिया से मार्ग काट दिया गया था, इसलिए आदिम अमर पथ के माध्यम से अमरता प्राप्त करने वाले लोग और भी कम हो गए। आज के अमर क्षेत्र में आदिम अमर पथ का अनुसरण करने वाले मौजूदा अमर प्राणियों की संख्या शायद 2 हाथों की संख्या के बराबर भी न हो। अमर क्षेत्र बहुत विशाल और असीम है। फिर भी ऐसे विशाल अमर क्षेत्र में आदिम अमर प्राणियों का अस्तित्व अमर दरबार के स्वामियों की तुलना में भी दुर्लभ है। ये भी एक कारण है कि अमर क्षेत्र में आदिम अमर पथ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। प्रबंधक ने मिल्टन को सांत्वना देने के लिए ठीक इसी कारण से बात की। आखिरकार जो बात उसे अच्छी तरह से मालूम थी, वह स्वाभाविक रूप से मिल्टन के लिए अनजानी नहीं होगी, जिसने अपने पिछले जीवन में आदिम अमर पथ के माध्यम से अमरता प्राप्त की थी। इस समय प्रबंधक को भी इस बात की बहुत उम्मीद नहीं थी कि मिल्टन इस जीवन में आदिम अमर पथ के माध्यम से फिर से अमरता प्राप्त कर सकता है। अब वह विचार कर रहा था कि क्या मिल्टन को साधना के नए अमर पथ पर ले जाना चाहिए, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह जो सोच रहा था और जो मिल्टन सोच रहा था, वह संयोग से मेल खा रहा था। शायद यह इतना आसान नहीं है, मिल्टन ने हल्के से कहा। बेशक उसने प्रबंधक के शब्दों में सांत्वना देने वाले लहजे को भी पहचान लिया था। हालांकि उसे कुछ संदेह था, फिर भी मिल्टन सहमत हो गया। अगर आदिम अमर पथ को तोड़ा नहीं गया था, तो प्रबंधक ने यह पता लगाने के बाद कि वह आदिम अमर पथ का अभ्यास करता है, उस पर इतना भरोसा क्यों खो दिया? क्या उसे चिंता थी कि इस जीवन में मिल्टन आदिम अमर पथ के माध्यम से एक बार फिर अमर होने का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता? निस्संदेह ऐसे पहलू थे जिनके बारे में वह अभी भी स्पष्ट नहीं था। यही कारण था कि मिल्टन चुप नहीं रहा और जवाब में प्रतिध्वनित होना चुना। वह इस प्रबंधक शिष्य से और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। प्रबंधक को लगा कि मिल्टन जानता है और इसीलिए उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। लेकिन वास्तव में मिल्टन छिपे रहस्यों से अनजान था। आखिरकार यह मिल्टन का पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का पहला मौका था, और एक पुनर्जन्म वाले अमर प्राणी के रूप में उसकी पहचान भी एक छल थी। अध्याय 636, अध्याय 343, अमर क्षेत्र के 6 महान ताओवादी और दीर्घायु पथ सदस्यता अनुरोधित _2। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर स्टीवर्ट जुवान ने अब संकोच नहीं किया, बल्कि इसके बजाय बोला,
बेशक, यदि आप इस जीवन में आदिम अमर पथ का अनुसरण करना चुनते हैं, तो आप निस्संदेह इसमें शामिल कठिनाइयों से अवगत हैं। मैं ब्लैक मून संप्रदाय का एकमात्र स्टीवर्ड शिष्य हूं, जो आपको संसाधन प्रदान करने में सक्षम हूं। हालांकि इस साधना की यात्रा में आपको अधिक सहायता प्रदान करना मेरी क्षमताओं से परे है। अमर क्षेत्र के मार्ग भी अलग हो गए हैं, और भले ही आपको एक बार फिर से ऊपर उठने के लिए निचले क्षेत्र में वापस भेजने का मौका मिले, आप अमर क्षेत्र में वापस नहीं आ पाएंगे। शायद आप अमर क्षेत्र में अपनाए जाने वाले अन्य साधना पथों में से किसी एक पर स्विच करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकूं। स्टीवर्ट जुवान का स्वर बहुत गंभीर था। उनके शब्दों में प्रकट अर्थ मिल्टन चेनी को सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना था। हालांकि उन्होंने इसे मिल्टन चेनी के विचार करने के लिए कुछ के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन मिल्टन उनकी सलाह में अंतर्निहित अनुनय को समझ सकते थे। बेशक, अगर मिल्टन चेनी आदिम अमर पथ की खोज जारी रखने पर अड़े रहते, तो जुवान उनमें निवेश करना नहीं छोड़ते। इस समय उन्होंने मिल्टन चेनी के हाथों में चुनाव छोड़ दिया था। स्टीवर्ट जुवान ने खुद इस मोड़ पर एक निश्चित असहायता महसूस की। आखिरकार उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिल्टन चेनी के पिछले जीवन का युग वर्तमान से इतना दूर होगा। 700 युग, उनके बीच के समय की अवधि ने स्टीवर्ट जुवान को विस्मय से भर दिया, बस इस पर विचार करते हुए। भले ही उसने प्राचीन ग्रंथों में अमर प्राणियों के पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने कभी भी किसी अमर प्राणी के 700 युगों में पुनर्जन्म लेने के बारे में नहीं सुना था। यह आंशिक रूप से उसके अपने निम्न क्षेत्र और सीमित अनुभव के कारण भी हो सकता है। फिर भी ये तथ्य कि कोई व्यक्ति समय के इतने विशाल विस्तार को पार कर सकता है और फिर भी सफलतापूर्वक पुनर्जन्म ले सकता है, इस प्रक्रिया के दौरान कुछ यादें मिट जाने के बावजूद अपने पिछले जीवन में मिल्टन चेनी की दुर्जेय शक्ति का पर्याप्त प्रमाण था। हालांकि इस समय स्टीवर्ट जुवान निश्चित नहीं था कि मिल्टन चेनी उसके सुझाव से सहमत होंगे या नहीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि पुनर्जन्म लेने वाले अमर प्राणी से पिछले जीवन में अपनाए गए मार्ग को छोड़ने के लिए कहना आसान नहीं था। भले ही वर्तमान अमर क्षेत्र में विचाराधीन साधना मार्ग अप्रचलित हो गया हो। हालांकि जुवान ने जो कहा था उसे सुनने के बाद मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति चिंतनशील हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टीवर्ट जुवान द्वारा बताई गई संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा था। इससे स्टीवर्ट, जो मिल्टन चेनी पर करीब से नजर रख रहा था, को उम्मीद की एक किरण मिली। उसे उम्मीद थी कि मिल्टन एक नए अमर पथ पर चले जाएंगे। अगर ऐसा है, तो उसकी मदद से मिल्टन की अपने पिछले जीवन में अमर होने की स्थिति के साथ इस जीवन में फिर से अमरता प्राप्त करने की संभावना निस्संदेह उससे कहीं अधिक होगी, यदि वह आदिम अमर पथ का अनुसरण करना जारी रखता। बेशक, जब वह मिल्टन चेनी को वास्तव में प्रायोजित करना शुरू करेगा, तो वह निश्चित रूप से उसके साथ एक स्वर्गीय समझौता करेगा। वह नहीं चाहता था कि अंत में उसके सारे निवेश बेकार हो जाएं। फिर भी स्टीवर्ट जुवान को यह नहीं पता था कि मिल्टन चेनी वास्तव में गहरे विचारों में थे, लेकिन उनके चिंतन स्टीवर्ट की कल्पना से बिल्कुल अलग थे। ऐसा लगता है कि आदिम अमर पथ के माध्यम से अमरता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निचले क्षेत्र से अमर क्षेत्र में चढ़ने की आवश्यकता है, और अब अमर क्षेत्र से निचले क्षेत्र के लिए मार्ग बंद हो गए हैं। इस समय मिल्टन चेनी के दिमाग में कई विचार आए। स्टीवर्ट जुवान के शब्दों से मिल्टन चेनी ने अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टीवर्ट की भावनाओं में इतना उल्लेखनीय उतार चढ़ाव था जब उसे पता चला कि उसने आदिम अमर पथ का अभ्यास किया है। कारण यहीं छिपा होना चाहिए। निचले क्षेत्र के मार्ग काट दिए गए हैं, फिर भी आदिम अमर पथ पर अमर मानव क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निचले क्षेत्र से ऊपर उठना होगा। लेकिन अगर आदिम अमर पथ वास्तव में काट दिया गया था, तो फिर प्रबंधक जुवान ने यह दावा क्यों किया कि साधना का यह मार्ग बंद नहीं किया गया था? क्या ये हो सकता है कि अमर क्षेत्र में जो लोग आदिम अमर पथ की साधना करते थे, वे सभी वृद्ध प्राणी थे जो 700 युगों तक जीवित रहे थे? या क्या ये है कि अमर क्षेत्र में लोग अभी भी आदिम अमर पथ का अनुसरण कर सकते हैं, केवल अमरता प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है? मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया कि बाद वाला मामला अधिक होने की संभावना थी। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर प्रबंधक शिष्य ने तुरंत यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि वह 700 युगों से पहले पुनर्जन्म ले चुका है, और यह क्यों नहीं सोचा कि वह उन 700 युगों के दौरान आदिम अमर पथ के माध्यम से अमरता प्राप्त कर सकता है? यह मिल्टन चेनी के लिए उलझन का विषय था। उसे ये भी संदेह होने लगा कि क्या प्रबंधक शिष्य ने उसके बारे में कुछ असामान्य महसूस किया है। बेशक उसने अपने संदेह नहीं दिखाए, क्योंकि आखिरकार वह एक अमर प्राणी के पुनर्जन्म का चित्रण कर रहा था, और हर चीज पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। वास्तव में मिल्टन चेनी ने हमेशा प्रबंधक को गलत समझा था। प्रबंधक को शुरू से ही इस बात पर यकीन था कि मिल्टन चेनी का पुनर्जन्म 700 से अधिक चक्रों पहले के युग से हुआ था। इसका कारण बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन 700 चक्रों के भीतर आदिम अमर पथ के माध्यम से अमरता प्राप्त करने वाले प्राणी अत्यंत दुर्लभ थे, अमर न्यायालयों के स्वामियों की संख्या से भी अधिक दुर्लभ। इसके अलावा ये कुछ अमर व्यक्ति पूरे अमर क्षेत्र में पौराणिक व्यक्ति थे। यहाँ तक कि उसने उनके बारे में सुना था।
इसलिए उसने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि मिल्टन चेनी इनमें से किसी एक व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। इसके अलावा जिन अमर व्यक्तियों को वह जानता था उनमें से कोई भी लॉर्ड समर न्यायालय से संबद्ध नहीं था, जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। इस प्रकार शुरू से ही प्रबंधक ने यह निर्धारित किया था कि मिल्टन चेनी एक अमर व्यक्ति था जो अमर क्षेत्र में चढ़ा और पिछले 700 चक्रों से पहले के युग में अमरता प्राप्त की। ये सिर्फ इतना था कि औसत क्षेत्रों की तुलना में उसका क्षेत्र थोड़ा अधिक था। इस समय मिल्टन चेनी ने कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार बोलना शुरू किया। अमर क्षेत्र में साधना के लिए कौन से मार्ग अब उपलब्ध हैं? मिल्टन चेनी ने उदासीनता से पूछा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है। मिल्टन चेनी की नरमी सुनकर प्रबंधक ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में चिंतित था कि मिल्टन चेनी इस जीवन में आदिम अमर पद पर जारी रखने का जिद्दी ढंग से चुनाव करेगा। अगर ऐसा होता तो उसके निवेश के सफल होने की संभावना नगण्य थी। आखिरकार वह इसमें शामिल कठिनाई से अच्छी तरह वाकिफ था। भले ही मिल्टन चेनी अपने पिछले जीवन की यादों के साथ एक पुनर्जन्म वाले अमर थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि मिल्टन चेनी सफल हो सकते हैं, क्योंकि इसकी कठिनाई एक आम साधक के अमर न्यायालय का स्वामी बनने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ उठने से कम नहीं थी। अब जब मिल्टन चेनी ने ऐसा सवाल पूछा था तो इसका मतलब था कि वह आदिम अमर पद को छोड़ने पर विचार कर रहा था। हालांकि यह 100% निश्चित नहीं था कि वह आदिम अमर पद को छोड़ देगा और दूसरे अमर पद पर चला जाएगा, लेकिन प्रबंधक को राहत देने के लिए यह पर्याप्त था। आज के अमर क्षेत्र में केवल 6 प्रमुख वंश मौजूद हैं। ये स्वर्ण अमर प्रणाली, भाग्य प्रणाली, जीवन की नदी प्रणाली, दीर्घायु प्रणाली, अमर देश वंश और आध्यात्मिक शरीर प्रणाली हैं। प्रत्येक 6 अमर पथों में से एक से मेल खाता है। आदिम प्रणाली और देवत्व प्रणाली पहले ही इतिहास के पन्नों में गायब हो चुकी है। महासागर महल अमर न्यायालय दीर्घायु पथ से जुड़ा हुआ है और महासागर महल अमर न्यायालय क्षेत्र के अधिकांश साधक दीर्घायु अमर पथ का अभ्यास करते हैं, जिसका स्वामी एक शक्तिशाली प्राणी है जिसने इस अमर पथ पर दीर्घायु अमर सम्राट का दर्जा प्राप्त किया है। प्रबंधक बोला। हालांकि उसने बहुत विस्तार से नहीं बताया, लेकिन वह जानता था कि अत्यधिक विस्तृत होना अनावश्यक था। मिल्टन चेनी की पुनर्जन्म वाले अमर के रूप में पहचान को देखते हुए उनके लिए व्याख्यान देना अभिमानपूर्ण होगा। मिल्टन चेनी शायद इससे भी अधिक जानते हों। आखिरकार पिछले 700 चक्रों से पहले भी अमर क्षेत्र में आज मौजूद 6 प्रणालियां पहले से ही मौजूद थीं। बस इतना है कि पिछले 700 चक्रों से पहले 2 और प्रणालियां थीं। यही कारण था कि प्रबंधक ने आदिम और देवत्व प्रणालियों का उल्लेख करने का प्रयास किया। हालांकि दोनों प्रणालियां इतिहास की बाढ़ में डूब चुकी थीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वास्तव में हमेशा के लिए टिक सके, यहां तक कि अमर क्षेत्र की प्रणालियां भी नहीं। शायद एकमात्र अपवाद वे असाधारण प्राणी हैं जिन्होंने पारलौकिकता पथ पर कदम रखा है। तो इस जीवन में मैं दीर्घायु अमर पथ की साधना करूंगा, मिल्टन चेनी ने धीरे से कहा। उन्होंने इन 6 प्रणालियों की बारीकियों के बारे में विस्तार से नहीं पूछा। प्रबंधक की चूक से ये स्पष्ट था कि ये अमर क्षेत्र में सबसे बुनियादी जानकारी के टुकड़े थे। आखिरकार मिल्टन चेनी ने उल्लेख किया था कि उनके पुनर्जन्म के कारण उनकी स्मृति में अंतराल थे, इसलिए अब इन मामलों के बारे में पूछने का समय नहीं था। उनके पास इन चीजों को खुद समझने का समय था। अध्याय 637, अध्याय 344, दीर्घायु अमर पथ पर स्विच करना और 10,000 साल बाद कृपया सदस्यता लें _1। मिल्टन चेनी के शब्द अभी समाप्त ही हुए थे कि सोसाइटी मास्टर हुआन की आंखें चमक उठीं। ये संभव है, लेकिन जब तक मिल्टन चेनी ने व्यक्तिगत रूप से दीर्घायु अमर पथ पर स्विच करने के अपने निर्णय का उल्लेख नहीं किया, तब तक सोसाइटी मास्टर हुआन ने वास्तव में राहत की सांस नहीं ली। यदि कोई एक साधना पथ था जिसके लिए वह मिल्टन चेनी को सबसे अधिक सहायता प्रदान कर सकता था, तो वह निस्संदेह दीर्घायु अमर पथ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अमर पथ वही था जिस पर वह साधना कर रहा था। न केवल उसके जैसा, बल्कि ब्लैक मून संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य उसी अमर पथ पर साधना कर रहे थे। आखिरकार महासागर अमर दुनिया की सीमा के भीतर दीर्घायु प्रणाली में सबसे अधिक साधक थे। विकास के 700 युगों के बाद दीर्घायु प्रणाली पहले की तुलना में काफी बदल गई है। वर्तमान में दीर्घायु प्रणाली 6 मौजूदा प्रणालियों में शीर्ष 3 में शुमार है। प्रणाली के स्वामी 500 से अधिक युगों से स्वर्गीय न्यायालय के 5 शासकों के बीच बैठे हैं। आपके वर्तमान जीवन को दीर्घायु अमर पथ पर स्विच करने के लिए मैं आपको जो मदद प्रदान कर सकता हूं वह सबसे बड़ी होगी। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना है। मैं रेड मूनफिश तालाब में 300 मिलियन छोटी मछलियों के लिए जिम्मेदार हूं और प्रारंभिक चरण में दीर्घायु को पोषित करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, सोसाइटी मास्टर हुआन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उनके शब्दों में निहितार्थ निस्संदेह मिल्टन चेनी को आश्वस्त करने के लिए थे। उन्होंने सोचा कि मिल्टन चेनी ने उनके प्रति सम्मान के कारण दीर्घायु अमर पथ को चुना, क्योंकि उन्होंने पहले उल्लेख किया था कि महासागर महल अमर न्यायालय दीर्घायु प्रणाली से संबंधित था।
अन्यथा मिल्टन चेनी पूरी तरह से स्वर्ण अमर प्रणाली की साधना पथ पर चले गए होते, क्योंकि किसी भी पहलू से देखा जाए तो स्वर्ण अमर प्रणाली दीर्घायु प्रणाली से कहीं अधिक मजबूत है। आखिरकार युग की परवाह किए बिना स्वर्ण अमर प्रणाली हमेशा अमर दुनिया में स्पष्ट रूप से पहली प्रणाली रही है। ये साधना पथ अमर दुनिया में स्पष्ट रूप से पहला अमर पथ का खिताब भी रखता है। स्वर्ण अमर प्रणाली के माध्यम से प्राप्त अमर प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है और स्वर्गीय सिंहासन पर वर्तमान अमर सम्राट भी स्वर्ण अमर प्रणाली के माध्यम से चढ़े। हालांकि सोसाइटी मास्टर जुवान चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मिल्टन चेनी अमर दुनिया की 6 महान प्रणालियों से पूरी तरह अपरिचित था जिसके बारे में वह बात कर रहा था। दीर्घायु प्रणाली मिल्टन चेनी के लिए केवल एक अवचेतन विकल्प था। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि यह उनके लिए विचार से बाहर था या नहीं। स्वाभाविक रूप से ये कुछ ऐसा था जिसकी सोसाइटी मास्टर जुवान कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिरकार मिल्टन चेनी उसे यह नहीं बताने जा रहे थे कि वह किसी अमर प्राणी का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि एक बाहरी प्लगइन के माध्यम से इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था और फिर ऐसा हुआ कि वह उसे मिल गया। भले ही मिल्टन चेनी ने अभी ऐसा कहा हो, लेकिन सोसाइटी मास्टर हुआन शायद अब इस पर विश्वास नहीं करेंगे। सोसाइटी मास्टर हुआन की बातें सुनकर मिल्टन चेनी ने बस उदासीनता से सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसमें कोई मदद नहीं थी, क्योंकि इस समय उनके पास जो जानकारी थी वह वास्तव में बहुत सीमित थी। जितना अधिक कोई बोलता है उतनी अधिक गलतियां करता है का सिद्धांत कुछ ऐसा था जिसे मिल्टन चेनी समझते थे, इसलिए उन्हें उस समय जो करने की जरूरत थी वह यह था कि वे सुने और फिर इस सोसाइटी मास्टर शिष्य की बात से सहमत हों। जहां तक उनके दिल में जो कहना था उसके लिए बाद में इस दुनिया की गहरी समझ होने के बाद बोलने में बहुत देर नहीं होगी। हालांकि इस समय मिल्टन चेनी ने सक्रिय रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मन अभी भी कई विचारों से भरा हुआ था। आखिरकार सोसाइटी मास्टर हुआन ने जो जानकारी साझा की उससे मिल्टन चेनी को बहुत कुछ पता चला। उदाहरण के लिए वह स्थान जहां इस बार उनका पुनर्जन्म हुआ वे अभी केवल इसके नाम की पुष्टि कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, उनके पुनर्जन्म का स्थान ब्लैक मून संप्रदाय के रेड मून फिश तालाब से संबंधित एक छोटी मछली पालन से अधिक कुछ नहीं था। इसे सोसाइटी मास्टर हुआन के पोषण संबंधी दीर्घायु के उल्लेख के साथ मिलाएं। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वे इन मत्स्य पालन में जो मछलियां पाल रहे थे वे संभवतः दीर्घायु प्रदान करने के लिए पोषक तत्व थीं। इस दुनिया में कल्टीवेटर वास्तव में इन मछलियों को समान नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें केवल खेती के लिए पोषक तत्व मानते थे। अब जब उन्हें ये समझ में आ गया तो मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते थे, न ही वे इसके बारे में कुछ बदल सकते थे। सोसाइटी मास्टर हुआन के शब्दों के भावनात्मक स्वर से ऐसा लग रहा था कि यह स्थिति अमर क्षेत्र के भीतर एक बिल्कुल सामान्य घटना थी। मिल्टन चेनी को सिर हिलाते देख सोसाइटी मास्टर हुआन ने इसे उनकी कही गई बातों की स्वीकृति के रूप में लिया। ये कहना होगा कि अपने दिल में भी वह संतुष्टि की भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि एक पुनर्जन्म लेने वाला अमर प्राणी उसके शब्दों की पुष्टि कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी नज़र में पुनर्जन्म लेने वाला अमर प्राणी केवल एक धोखेबाज था। इन 10,000 वर्षों के भीतर आपको दीर्घायु अमर पथ पर अपना संक्रमण शुरू कर देना चाहिए। मैं आपकी पहचान के मुद्दों का ध्यान रखूंगा और स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र तक पहुंचने से पहले आपको सभी संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी मास्टर हुआन ने घोषणा की। इस समय उसके चेहरे पर संयम आ गया, उसकी आंखें शांत हो गईं और उसके स्वर में थोड़ी सी भी लहर नहीं थी। हालांकि इस समय उसका दिल उत्साह की लहरों से हिल रहा था। जब से उसने साधना शुरू की थी तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा में जोश की भावना कभी महसूस नहीं हुई थी। आखिरकार यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह एक अमर प्राणी बन सकता है। ये सिद्धांत कि एक बार कोई व्यक्ति अमरता प्राप्त कर लेता है तो उससे जुड़े सभी लोग लाभान्वित होंगे, अमर लोक में भी लागू होता है। अन्यथा अमर क्षेत्र में संप्रदाय और परिवार नहीं होते। कई अमर प्राणियों को एक ही कार्य से लाभ हुआ, जिसके कारण सदियों बाद उन्हें अपार संपत्ति प्राप्त हुई। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अमरता प्राप्त करने वाले साधकों के लिए कर्म और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि वह मिल्टन चेनी को अमर प्राणी बनने में मदद कर सकता है तो यह प्रमुख कर्म होगा। स्वर्गीय पद के समझौते की बाध्यताओं के साथ इसे एक अचूक निवेश माना जाता था। कम से कम सोसाइटी मास्टर हुआन का तो यही मानना था। यदि मिल्टन चेनी अमर प्राणी बन सकते हैं तो अमरता प्राप्त करने की उनकी अपनी संभावनाएं कम से कम 30% बढ़ जाएंगी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कुछ खो रहा था, लेकिन मिल्टन चेनी में निवेश करके क्या वह अपना भाग्य बदलने में भी खुद की मदद नहीं कर रहा था। सोसाइटी मास्टर हुआन ने एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा था जिसमें एक उदाहरण था। वह उदाहरण आज भी उनकी स्मृति में बना हुआ है। यह उस समय के बारे में बताता है जब अमर क्षेत्र के महान व्यक्ति ग्रैंड मैप अमर भगवान ने पहली बार अपने साधना पथ पर कदम रखा था। निचली दुनिया में उनके पास एक बार एक गुरु था।
अध्याय 638, अध्याय 344, दीर्घायु अमर पद पर स्विच करना और 10,000 साल बाद कृपया सदस्यता लें अंडरस्कोर 2। उनके गुरु एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने कभी साधना पद पर काम नहीं किया था, फिर भी उन्होंने महान अमर प्राणी को अपूरणीय सहायता प्रदान की। अमर प्राणी द्वारा अनगिनत युगों में अमर सम्राट की उच्च स्थिति प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु को एक बार फिर समय युगों की धाराओं से खींच लिया था। इसे सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने अपने गुरु को पुनर्जीवित कर दिया था, और यह पुनर्जीवित गुरु जो साधारण व्यक्ति बन गया था, अब तक अमर क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। 200 से ज्यादा युग पहले यह एक बार साधारण व्यक्ति पहले से ही अनंत शुरुआत के अमर न्यायालय का स्वामी बन चुका था। आज अनंत शुरुआत अमर न्यायालय नियति प्रणाली के शासन के तहत सबसे मजबूत लोगों में से एक है। निचले क्षेत्र के नश्वर से अमर क्षेत्र के अमर, फिर अमर न्यायालय के स्वामी और एक शक्तिशाली अमर सम्राट तक, इस गुरु ने एक शिष्य को तैयार किया जो अमर सम्राट बन गया। यहाँ तक कि अमर सम्राट ने भी शायद यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि केवल एक शिष्य को अपनाने से उसे इतना बड़ा भाग्य मिलेगा। बेशक अमर क्षेत्र में ऐसी सच्ची कहानियां अनोखी नहीं हैं। ऐसी कई और कहानियां थीं जिनके बारे में सील नामक अधिकारी जानता था। यही कारण था कि जब उसे पता चला कि मिल्टन चेनी शुरू में एक अपंजीकृत निवासी था तो उसने उसे तुरंत नहीं सौंपा, क्योंकि शुरू से ही उसने इन संभावनाओं के बारे में सोचा था। वह अमर दरबार का स्वामी बनने की आकांक्षा नहीं रखता था और न ही अमर राजा, अमर सम्राट या अन्य लोगों की तरह अमर सम्राट का दर्जा प्राप्त करने की। जब तक वह दीर्घायु का सच्चा अमर या दीर्घायु का सबसे साधारण सैनिक अमर बन सकता है, वह इसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहेगा। हालांकि सील नामक अधिकारी यह भी जानता था कि अमरों में सबसे कमजोर बनने की उपलब्धि भी निस्संदेह बेहद कठिन होगी। लेकिन क्या होगा अगर, बस क्या होगा अगर यह सच में हो जाए? अगर यह सच में हो जाए तो वह अमर क्षेत्र में दूसरों से ऊंचा खड़ा हो सकता है। वह अमर न्यायालय में निवास कर सकता है और यहाँ तक कि ब्लैक मून संप्रदाय के गुरु को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। जब भी वह इन चीजों के बारे में कल्पना करता तो वह रोमांचित हो जाता। कभी भी किसी व्यक्ति की दृढ़ता को कम मत समझो, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनगिनत लाशों के ढेर से रेंग कर बाहर निकला हो। आखिर अमर प्राणी में निवेश करने से ज्यादा रोमांचक क्या हो सकता है? सील नामक अधिकारी की नज़र में किसी में भी निवेश करना, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे में भी, पुनर्जन्म वाले अमर प्राणी में निवेश करने जितना बड़ा रिटर्न नहीं देगा। उसकी शांत निगाह के नीचे सील नामक अधिकारी का उत्कट जुनून छिपा था। बेशक मिल्टन चेनी इनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह मन को नहीं पढ़ सकते थे और अधिकारी के अंतरतम विचारों को सही तरह से पहचान नहीं सकते थे। सील नामक अधिकारी ने उसे भाग्य बदलने के अवसर के रूप में देखा और भविष्य में धीरे धीरे उसका उपयोग भी किया। लेकिन मिल्टन चेनी इस सब के प्रति उदासीन थे। मिल्टन चेनी अच्छी तरह से जानते थे कि किसी भी दुनिया में किसी भी समय आसमान से पाई गिरने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर वह ये पाई खा लेता तो उसे भविष्य में इससे बड़ी पाई के साथ इसका बदला चुकाना पड़ सकता था। लेकिन अगर कोई मिल्टन चेनी को पाई खिलाना चाहता तो यह एक तरफा लेन देन होता। आखिरकार मिल्टन चेनी वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाले अमर प्राणी नहीं थे, बल्कि पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से इस दुनिया में आए थे। जब पाई वापस करने का समय आया तो उनका पुनर्जन्म सिमुलेशन पहले ही समाप्त हो चुका था। हार गए, यह उनके लिए असंभव था। मिल्टन चेनी ने भी सील नामक अधिकारी को मोटी ऊन वाली भेड़ के रूप में देखा। बेशक अगर भविष्य में मौका मिला तो मिल्टन चेनी भी सील नामक इस अधिकारी की मदद करेंगे। आखिरकार दयालुता का बदला दयालुता से ही चुकाना चाहिए। यानी जब तक मिल्टन चेनी के पास मौका, क्षमता है, और खासकर अगर इससे उनकी खुद की स्थिति प्रभावित नहीं होती। अन्यथा मिल्टन चेनी केवल इतना ही कह सकते थे कि वे असहाय हैं। कुछ सांसों के बाद सील नामक अधिकारी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने आगे कुछ नहीं कहा। अगले ही पल उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। अब मिल्टन चेनी दीर्घायु अमर पद की अपनी साधना शुरू कर सकते थे, लेकिन सील नामक अधिकारी अब और निष्क्रिय नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। आखिरकार एक पुनर्जन्म वाले अमर प्राणी में निवेश करना इतना आसान नहीं था। उसके संसाधन पर्याप्त नहीं थे। अन्य बातों का तो जिक्र ही न करें, सिर्फ एक स्वर्गीय पथ अनुबंध खरीदना ही उसे विचलित करने के लिए पर्याप्त था। उस समय मिल्टन चेनी भी थोड़ा चौंक गए थे। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके दिमाग में कोई नया विचार कौंध गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में अचानक कई विदेशी यादें उभर आई थीं। अपरिचित यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी के सामान्य रूप से उदासीन चेहरे पर मनोरंजन की एक झलक दिखाई दी। दीर्घायु अमर पथ, काफी दिलचस्प। अल्पविराम डॉट। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही विशाल और असीम अमर क्षेत्र 10,000 साल तक फैल गया। मिल्टन चेनी को अमर क्षेत्र में आए हुए भी 10,000 साल हो चुके थे। ब्लैक मून सेक्ट के स्वामित्व वाली एक छोटी सी ग्रे अर्थ दुनिया में
मिल्टन चेनी जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे। इस छोटी सी दुनिया में एक गोल आकाश और चौकोर पृथ्वी थी, फिर भी ये प्रकाश से रहित नहीं थी। प्रकाश का एकमात्र स्रोत मिल्टन चेनी के आसपास तैरते हुए छोटे हल्के लाल प्रकाश समूह थे। इन छोटे लाल प्रकाश समूहों की संख्या 37,425 थी। प्रत्येक प्रकाश समूह में 300 वर्षों के जीवनकाल के पोषक तत्व संग्रहित थे। इस छोटी दुनिया में मिल्टन चेनी पहले ही 8,000 वर्ष बिता चुके थे। हालांकि इस छोटी दुनिया को छोड़ने के लिए उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता। उन्हें दीर्घायु पोषण के चरण को वास्तव में पूरा करने के लिए यहाँ सभी जीवनकाल पोषक तत्वों को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, और इस चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा था। मिल्टन चेनी अन्य साधकों के बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें स्वयं 112,355,000 वर्षों की आवश्यकता थी। यह अवधि बहुत लंबी लगती थी। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए मिल्टन चेनी को अपने जीवनकाल का एक छोटा सा हिस्सा भी उपभोग करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 112,355,000 वर्षों का जीवनकाल प्राप्त कर लिया था, लेकिन ये वर्ष अर्थहीन लग रहे थे क्योंकि वे सभी दीर्घायु पोषण के लिए उपयोग किए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि यह वास्तव में दीर्घायु अमरपथ का अभ्यास था। अमरपथ पर चढ़ने के लिए जीवनकाल को पोषक तत्व के रूप में उपयोग करना, और साधना का यह मार्ग जितना आगे बढ़ता गया उतना ही असाधारण होता गया। यदि कोई व्यक्ति स्लेशिंग दीर्घायु क्षेत्र में साधना कर सकता है, तो साधना के दौरान पोषित सभी जीवनकाल वास्तविक जीवनकाल के रूप में वापस आ जाएगा। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद और अब अमर क्षेत्र में अपने समय में 10,000 साल बाद मिल्टन चेनी अब हर चीज से अनभिज्ञ नहीं थे। कम से कम अब तक उन्हें अमर क्षेत्र के भीतर मूलभूत पहलुओं के बारे में पता था। दीर्घायु क्षेत्र दीर्घायु पथ का पहला क्षेत्र है। यदि इस क्षेत्र की तुलना मूल अमर पथ से की जाए तो यह एकीकरण दाव सम्राट के क्षेत्र के बराबर होगा। वास्तव में दीर्घायु पथ के द्वार में प्रवेश करना ही छठे चरण के जादूगा अमर के बराबर है। स्लैशिंग लॉन्गेविटी रियल्म भी लॉन्गेविटी पाथ के दायरे में से एक है। अगर मूल अमर पथ से तुलना की जाए तो ये दायरा क्लेश क्रॉसिंग लूज इमॉर्टल के बराबर होगा। अगर विच इमॉर्टल के पथ से तुलना की जाए तो ये 7वें चरण के जादूगा अमर के बराबर है, और यह उसी दायरे के 7वें चरण के जादूगा अमर से भी कुछ हद तक अधिक शक्तिशाली है। कम से कम अकेले जीवनकाल के संदर्भ में यह मिल्टन चेनी द्वारा कल्पना किए गए 7वें चरण के जादूगा अमर से अनगिनत गुना अधिक है। बेशक मिल्टन चेनी अभी भी वास्तविक लॉन्गेविटी रियल्म से करोड़ों साल दूर थे, लेकिन किसी भी दुर्घटना को छोड़कर वह इस सिमुलेशन में लॉन्गेविटी रियल्म को प्राप्त करने के लिए निश्चित था। लॉन्गेविटी रियल्म और स्लैशिंग लॉन्गेविटी रियल्म के बीच का अंतर और भी बड़ा था। चांसलरी सेवक जिसने मिल्टन चेनी में निवेश करने का फैसला किया वह स्लैशिंग लॉन्गेविटी रियल्म लूज इमॉर्टल था। उसे लॉन्गेविटी रियल्म से स्लैशिंग लॉन्गेविटी रियल्म तक आगे बढ़ने में पूरे 12 अरब साल लग गए। बेशक इसके अपने फायदे थे, क्योंकि लॉन्गेविटी पथ के साधक को लॉन्गेविटी रियल्म से स्लैशिंग लॉन्गेविटी रियल्म तक आगे बढ़ने में जितना अधिक समय लगा, इसका मतलब ये भी था कि उन्होंने अधिक जीवनकाल पोषक तत्वों का सेवन किया। जैसे एक बोतल और एक बैरल दोनों में पानी हो सकता है, लेकिन एक बैरल में बोतल की तुलना में बहुत अधिक पानी हो सकता है। लॉन्गेविटी पथ के साधकों के लिए भी यही बात लागू होती है। लॉन्गेविटी रियल्म में जितना अधिक जीवनकाल पोषक तत्व का सेवन किया जाता है, स्लैशिंग लॉन्गेविटी रियल्म में चढ़ने पर उतना ही अधिक जीवनकाल वापस आता है। यदि कोई व्यक्ति दीर्घायु क्षेत्र में 10 अरब वर्ष का जीवनकाल निगल सकता है, तो स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र में आगे बढ़ने पर वह वास्तव में 10 अरब वर्ष का जीवन प्राप्त कर सकता है। ये भी दीर्घायु प्रणाली का अपमानजनक पहलू है। बेशक एक बार सच्चे अमर मानव क्षेत्र में पहुंचने के बाद दीर्घायु प्रणाली के लाभ इतने स्पष्ट नहीं हैं। यही कारण है कि अमर क्षेत्र के 6 महान मार्गों में दीर्घायु प्रणाली केवल तीसरे स्थान पर है, पहले नहीं। अध्याय 639, अध्याय 345, 10 मिलियन वर्ष बाद और दीर्घायु की साधना पूर्ण हुई, कृपया सदस्यता लें _1। बैकक्वोट। हालांकि मिल्टन चेनी ने जिस दीर्घायु अमर पथ का अभ्यास किया वह वास्तव में अमर क्षेत्र में 6 प्रमुख साधना पथों में से एक था, जो उनके लिए सबसे उपयुक्त साधना पथ था। क्योंकि इस साधना पथ पर चलने के लिए वस्तुतः कोई सीमा नहीं थी, बशर्ते किसी के पास पर्याप्त दीर्घायु पोषक तत्व उपलब्ध हों। बेशक अगर स्टीवर्ट जुवान से निवेश नहीं होता तो इस साधना पथ तक पहुंचना मिल्टन चेनी के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होता। अगर मिल्टन चेनी ने ब्लैक मून संप्रदाय के मछली घर में पुनर्जन्म नहीं लिया होता, बल्कि सीधे अमर क्षेत्र में चले जाते, तो उन्हें एक संप्रदाय में शामिल होने और फिर कदम दर कदम ऊपर चढ़ने की आवश्यकता होती। इस प्रक्रिया की कठिनाई बहुत अधिक थी। आखिरकार हर पुनर्जन्म सिमुलेशन में स्टीवर्ट जुवान का संयोग नहीं होता, जिसने गलती से उसकी पहचान खोज ली हो और फिर उसमें निवेश करने के लिए सामने आया हो। ये पुनर्जन्म सिमुलेशन संयोग से लक्ष्य पर पहुंचा कहा जा सकता है। यहाँ तक कि मिल्टन चेनी भी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में मिली किस्मत से कुछ हद तक प्रभावित हुए थे।
मिल्टन चेनी अब वही व्यक्ति नहीं थे जो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आए थे, और इस पुनर्जन्म दुनिया को महज एक यात्रा के रूप में देखने का विचार उनके द्वारा बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया था। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी, हालांकि गहराई से नहीं लेकिन निश्चित रूप से इस दुनिया की व्यापक समझ रखते थे। किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम के बिना भी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन से होने वाले लाभ उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो सकते थे। दीर्घायु अमर पथ में अकेले प्रवेश करने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में नहीं थे। दीर्घायु अमर पथ में प्रवेश करने के लिए 10 मिलियन वर्ष की आवश्यकता थी, जो अविश्वसनीय रूप से लंबा लग रहा था, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। आखिरकार मिल्टन चेनी एक या दो बार से अधिक 10 मिलियन वर्षों तक चलने वाले पुनर्जन्म सिमुलेशन से गुजर चुके थे। यही कारण था कि मिल्टन चेनी इस दुनिया के कुछ पहलुओं को समझने के बाद भी अभी भी थोड़ा सा भी चिंतित नहीं थे। कुछ चीजों को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है, और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में मिल्टन चेनी बहुत स्पष्ट थे। अब मिल्टन चेनी को जो करने की आवश्यकता थी वह था ब्लैक मून संप्रदाय की इस छोटी सी दुनिया के भीतर शांतिपूर्वक दीर्घायु अमर पथ की खेती करना। उनकी पहचान में वास्तव में कुछ संदिग्ध बिंदु थे। वास्तव में सावधानीपूर्वक विचार करने पर स्टीवर्ट जुवान अभी भी मिल्टन चेनी के बारे में कुछ अप्रिय पहलुओं का पता लगा सकता था। बेशक जब तक मिल्टन चेनी स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, स्टीवर्ट जुवान थोड़ा सा भी सुराग नहीं खोज पाएंगे। इसके अलावा अब जब मिल्टन चेनी ने स्टीवर्ट जुवान के साथ एक स्वर्गीय पथ संधि बना ली थी, तो स्टीवर्ट जुवान ने सभी संदेह दूर कर दिए थे और उसके साथ पूरी तरह से सहज था। कम से कम फिलहाल तो यही स्थिति थी। इस दुनिया का स्वर्गीय पथ संधि अभी भी एक बहुत ही चतुराईपूर्ण चीज थी। स्टीवर्ट जुवान के साथ स्वर्गीय पथ संधि बनाने के बाद मिल्टन चेनी ने वास्तव में इस शरीर और स्वर्गीय पथ के बीच उलझन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। लेकिन इससे मिल्टन चेनी को जरा भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि यह बिल्कुल संकेत देता था कि इस दुनिया का स्वर्गीय पथ इस दुनिया के भीतर उसकी पहचान को स्वीकार करता है, उसे बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं मानता। सिम्युलेटर की शक्ति ऐसी चीज थी जिससे मिल्टन चेनी बहुत परिचित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इस संबंध में कोई चिंता नहीं थी। स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में पहुंचने के बाद क्या होगा, यह मिल्टन चेनी के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। आखिरकार उस समय तक भले ही स्टीवर्ट जुवान ने वास्तव में अपनी पहचान में विसंगतियों को नोटिस किया हो या कुछ गड़बड़ महसूस की हो, मिल्टन चेनी ने पहले ही बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया होगा। स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरा 7वें चरण के जादूगर अमर के दायरे के बराबर था। अगर वह इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान स्लैशिंग लॉन्गेविटी लूज अमर बन सकता है, तो सिमुलेशन समाप्त होने के बाद वास्तविकता में लौटने पर मिल्टन चेनी के पास अपनी आस्तीन में एक बेहद शक्तिशाली कार्ड होगा। यह उनकी बाद की वास्तविक दुनिया की योजनाओं में भी बहुत मदद कर सकता है। हालांकि इस समय मिल्टन चेनी खुद निश्चित नहीं थे कि इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान उन्हें स्लैशिंग लॉन्गेविटी लूज इमॉर्टल के दायरे में पहुंचने का मौका मिलेगा या नहीं। उस दायरे में कदम रखना इतना आसान नहीं था। दीर्घायु को पोषित करने की स्थिति के लिए केवल दीर्घायु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरा अलग था। स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में आगे बढ़ने के लिए किसी को न केवल अरबों में मापे गए दीर्घायु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बल्कि एक मजबूत समझ और भाग्यशाली अवसरों की भी आवश्यकता होती है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण एक अडिग और दृढ़ मन था। हर कोई करोड़ों वर्षों तक एकांत साधना करने में सक्षम नहीं है। दीर्घायु अमर पथ पर बहुत से साधक इतिहास की धाराओं द्वारा नष्ट हो गए क्योंकि वे भीषण साधना को सहन नहीं कर सके। ये कहा जा सकता है कि जो लोग इस साधना पथ पर दीर्घायु को नष्ट करने वाले अमरत्व के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं, वे सभी जबरदस्त इच्छाशक्ति वाले तपस्वी साधक हैं। अमर प्राणी बनने के लिए और भी अधिक इच्छाशक्ति, भाग्य और समझ अपरिहार्य हैं। हालांकि मिल्टन चेनी को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वह इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान वास्तव में अमर मानव क्षेत्र को प्राप्त कर लेंगे। स्टीवर्ट जुवान का मानना था कि उनके पास एक मौका है, लेकिन मिल्टन चेनी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पास कोई मौका नहीं है। अमर प्राणियों में सबसे कमजोर सैनिक अमर भी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में प्राप्त करने की उनकी आकांक्षा से परे थे। मिल्टन चेनी इस तथ्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे। एक कदम में स्वर्ग तक पहुंचना वास्तव में एक अद्भुत कल्पना है, लेकिन साथ ही इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। कोई बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा कदम उठाया जाए तो वे असंभव हो जाते हैं। इसके अलावा मिल्टन चेनी के लिए यह पुनर्जन्म सिमुलेशन एक साधारण सिमुलेशन था, न कि कई पुनर्जन्म सिमुलेशन का संचय। इसका मतलब था कि उनकी चेतना पूरी नहीं थी। एक अपूर्ण चेतना उन्हें एक स्लैशिंग लॉन्गेविटी अमर बनने का मौका दे सकती थी, खासकर तब जब असली वह पहले से ही छठे चरण के जादूगर अमर की सीमा पर खड़ा था। लेकिन एक अपूर्ण चेतना कभी भी अमरता के दायरे को प्राप्त नहीं कर सकती, यह मिल्टन चेनी बिना सत्यापन के भी सुनिश्चित हो सकते थे। बेशक ढीली अमरता प्राप्त करना भी केवल एक संभावना थी, निश्चितता नहीं।
मिल्टन चेनी के पास आवश्यक महान इच्छाशक्ति थी, उन्हें अपनी समझ पर भी भरोसा था और संसाधनों के मामले में भी उनके पास स्टीवर्ट जुवान का निवेश था। अध्याय 640, अध्याय 345, 10 मिलियन वर्ष बाद और दीर्घायु की साधना पूर्ण हुई, कृपया सदस्यता लें _2। बाकी के लिए शायद कोई केवल उस गहन और रहस्यमय भाग्य पर भरोसा कर सकता है। ब्लैक मून संप्रदाय के भीतर शिष्यों की संख्या सैकड़ों मिलियन है, फिर भी केवल दसियों हजार ऐसे हैं जो सीधे शिष्य बन गए हैं जिन्होंने स्लैशिंग दीर्घायु के ढीले अमर क्षेत्र को प्राप्त किया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह 1 लाख में से एक है। यहाँ तक कि मिल्टन चेनी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह मानने के लिए इतना अभिमानी नहीं होगा कि वह निश्चित रूप से उन 100,000 में से एक था। यह आत्मविश्वास नहीं होगा, यह अहंकार होगा। ग्रे अर्थ वर्ल्ड के भीतर मिल्टन चेनी अभी भी ध्यान में क्रॉस लेग बैठे हैं। इस समय उसकी आंखें कसकर बंद हैं क्योंकि वह चुपचाप अपने आसपास के लाल प्रकाश समूह से दीर्घायु को अपने साधना पथ के लिए पोषक तत्व में बदल रहा है। इस समय मिल्टन चेनी का दिल किसी भी भटके हुए विचार से रहित है। वास्तव में जब से मिल्टन चेनी औपचारिक रूप से दीर्घायु अमर पथ शुरू करने के लिए यहाँ आए हैं, तब से स्टीवर्ट जुवान उनके लिए दीर्घायु पोषक तत्व तैयार करते हुए केवल एक बार आए थे। ब्लैक मून सेक्ट के स्टीवर्ट हॉल का ये शिष्य उतना निष्क्रिय नहीं है जितना मिल्टन ने कल्पना की थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे जहां भी हो, उसे हमेशा प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होती है। स्टीवर्ट जुवान केवल उसमें निवेश कर रहा था और स्वाभाविक रूप से वह उसे माता पिता के रूप में उतना प्यार नहीं देगा। मिल्टन ने इसकी उम्मीद की थी, उसे स्टीवर्ट जुवान की जरूरत नहीं थी कि वह उस पर प्यार लुटाए। मिल्टन को वास्तव में एहसास हुआ कि स्टीवर्ट जुवान जो कर रहा था वह ज्यादातर उसे खोखले वादे दे रहा था। हाँ, खोखले वादे। स्टीवर्ट जुवान ने भले ही बहुत बढ़िया बातें की हों, लेकिन इस समय मिल्टन में निवेश किए गए वास्तविक संसाधन बहुत कम थे। हेवनली पाथ के साथ अनुबंध से अपेक्षित रिटर्न की तुलना में निवेश सैकड़ों हजारों गुना का अंतर है। इसे स्टीवर्ट जुवान की प्रत्यक्ष योजना कहा जा सकता है। हालांकि स्टीवर्ट जुवान ने जो चेहरा दिखाया वह उसके द्वारा शुरू में कही गई बातों के अनुरूप नहीं था, लेकिन इसने मिल्टन को जरा भी परेशान नहीं किया, क्योंकि वह संभवतः घाटे में नहीं हो सकता था। स्टीवर्ट जुवान की नज़र में हेवनली पाथ के साथ अनुबंध, जिसे बहुत अधिक लागत पर अनुकूलित किया गया था, निस्संदेह उसके लिए बहुत फायदेमंद था, क्योंकि भले ही मिल्टन चेनी अंततः अमर न बन पाए और स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में ही रहे, फिर भी उन्हें एक अतिरिक्त हाथ मिलेगा। बेशक ये बेहतर होगा कि वह अमर बन जाए, लेकिन मिल्टन चेनी की नज़र में हेवनली पाथ के साथ अनुबंध, जिसे स्टीवर्ट जुवान ने बहुत ज़्यादा कीमत पर तैयार किया था, उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं था, क्योंकि शुरू से ही उनके विचार एक जैसे नहीं थे। स्टीवर्ट जुवान सोच रहा था कि अगर मिल्टन चेनी अमर हो जाए तो वह उसे फिर से संभाल लेगा, लेकिन मिल्टन चेनी ने सोचा कि उसके लिए लूज इमोर्टल बनना ही काफ़ी होगा। शुरू से ही मिल्टन चेनी ने हेवनली पाथ के साथ अनुबंध में छिपी कुछ छोटी छोटी खामियों को पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने इसी वजह से स्टीवर्ट जुवान के साथ अनुबंध करने का फैसला किया। शायद स्टीवर्ट जुवान की कंजूसी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसे अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी, या शायद उसने सोचा था कि मिल्टन को इस समय इतने संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। कौन जानता है, आखिरकार मिल्टन को नहीं पता और उसे इसकी परवाह भी नहीं है। ये तो पक्का है कि जैसे जैसे समय बीतता है, अगर स्टीवर्ट जुवान को वाकई उम्मीद दिखती है कि मिल्टन अमर हो सकता है, तो वह वाकई आकाश में उन वादों को हकीकत में बदल देगा। आखिरकार स्वर्गीय पथ के साथ अनुबंध के कारण मिल्टन बच नहीं सकता था। बेशक स्टीवर्ट जुवान को अब यह उम्मीद नहीं दिख सकती। अल्पविराम ... समय के गियर कभी नहीं घूमते और इतिहास की शुरुआत से ही समय का बीतना अपरिवर्तित है। चाहे वास्तविकता में हो या अमर क्षेत्र के इस अवतार सिमुलेशन के भीतर, समय धीरे धीरे बीतता है। पलक झपकते ही अमर लोक में 10 लाख वर्ष बीत गए। विशाल असीम अमर लोक में 10 लाख वर्ष की अवधि समुद्र में फेंके गए कंकड़ के समान है, जो मुश्किल से कोई लहर पैदा करती है। आखिरकार अमर लोक का इतिहास 93,400 युगों तक फैला है, और यह केवल अमर लोक में दर्ज युग है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक युग को 100 खरब वर्ष के रूप में मापा जाता है, यानी अमर लोक के दर्ज युगों की संख्या लगभग अकल्पनीय है। ये समय का कितना बड़ा चढ़ाकर किया गया माप है। हालांकि अमर लोक के लिए 10 लाख वर्ष बहुत मायने नहीं रखते, लेकिन जब साधक पर यह समय लागू होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यहाँ तक कि लंबे जीवन काल के साथ ढीले अमर भी 10 लाख वर्ष को छोटा समय नहीं मानेंगे। अमर लोक में 10 लाख वर्ष बीत चुके हैं। ब्लैक मून संप्रदाय के भीतर एक अगोचर ग्रे अर्थ लिटिल वर्ल्ड में भी 10 मिलियन से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। वास्तव में ग्रे अर्थ लिटिल वर्ल्ड जहां मिल्टन चेनी रहते थे, वहां अमर क्षेत्र के समान ही समय प्रवाह की गति थी। अमर क्षेत्र में चाहे वह छोटी दुनिया हो या बड़ी दुनिया, मछली के तालाब जितनी छोटी दुनिया हो या रहस्यवादी क्षेत्र, उनके अंदर समय का प्रवाह अमर क्षेत्र के समान ही था। ऐसा क्यों था, इस बारे में कोई नहीं जानता था, न ही किसी को परवाह थी।
यह अमर क्षेत्र के भीतर स्वर्गीय पथ नियमों में से एक प्रतीत होता था। हालांकि मिल्टन चेनी इस घटना के पीछे के कारण के बारे में कुछ हद तक उत्सुक थे, लेकिन ये केवल थोड़ी सी जिज्ञासा थी और उन्होंने भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इस समय ग्रे अर्थ वर्ल्ड के अंदर मिल्टन चेनी ने अपना बैठा हुआ ध्यान मुद्रा बनाए रखा। अचानक ग्रे अर्थ वर्ल्ड के भीतर प्रकाश की आखिरी किरण बुझ गई और दुनिया गहरे अंधेरे में डूब गई। अंधेरा, सन्नाटा। अचानक एक हल्की सी आवाज आई। इस छोटी सी दुनिया में अकेले होने के कारण मिल्टन चेनी ने स्वाभाविक रूप से इस हल्की सी आवाज की उत्पत्ति को तुरंत पकड़ लिया। केवल एक ही व्यक्ति था जो इस दुनिया से स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता था। क्या आप ठीक हो गए हैं? अगले ही पल मिल्टन चेनी ने उदासीनता से बात की, फिर अपनी आंखें खोली और ब्लैक रॉब वाले व्यक्ति की ओर देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। इस काली दुनिया का मिल्टन चेनी पर कोई प्रभाव नहीं था, जो अब आसानी से अंधेरे को देख सकता था। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर स्टीवर्ट सील ने केवल सिर हिलाया। उसका मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, कम से कम इस समय उसका मिल्टन चेनी के साथ अपने घाव पर चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था। स्टीवर्ट सील के सिर हिलाने के बाद वह आराम से मिल्टन चेनी के सामने बैठ गया। अब जब आपने सफलतापूर्वक अपना जीवन बढ़ा लिया है और दीर्घायु क्षेत्र में कदम रख लिया है, तो आप अस्थायी रूप से जीवन अवधि पोषक तत्वों को प्राप्त करना बंद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप बहुत अधिक उतना ही बुरा है जितना कि बहुत कम के सिद्धांत को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैंने पहले ही स्टीवर्ड हॉल में आपकी मुहर पंजीकृत कर दी है और आपकी पहचान भी आधिकारिक तौर पर ब्लैक मून सेक्ट स्टीवर्ड हॉल के बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में बदल दी जाएगी। अब से आप इस छोटी दुनिया में अपनी इच्छानुसार आ जा सकते हैं और मैं रेड पॉइंट क्षेत्र से कुछ छोटी दुनियाएं भी आपको आवंटित करूंगा। एक बार जब आप पर्याप्त योगदान जमा कर लेते हैं तो मैं आपको जीवन अवधि पोषक तत्व प्रदान करना जारी रखूंगा, लेकिन यदि आप स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने कौशल को चमकाने में अपना समय लगाना होगा। आप अपने पिछले जीवन में एक अमर प्राणी थे, मानसिकता और समझ में कमी नहीं थी, लेकिन इस जीवन में लूज इमोर्टल तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं है। मुझे पता है कि मैं अभी आपको जो मदद दे रहा हूं वह बहुत सीमित है, लेकिन स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे को पार करने के बाद मैं आपकी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। स्टीवर्ट सील ने बस इतना ही कहा। अंत तक उसका स्वर और भी गंभीर हो गया था। उसने वास्तव में अपने लाभों को अधिकतम करने के बारे में सोचा था। आखिरकार कौन उन लाभों के लिए अधिक निवेश करना पसंद करेगा? यही कारण था कि उसने जानबूझकर स्वर्गीय पथ के अनुबंध में कुछ छोटी छोटी खामियां छोड़ दी थीं। ऐसा करके उसने अपने लिए कई अवसर बनाए, जबकि मिल्टन चेनी के पास कोई अवसर नहीं था। चूंकि उसने स्वर्गीय पथ के अनुबंध को अनुकूलित करने में बहुत निवेश किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले अपने हितों की रक्षा करनी थी। वह ये भी जानता था कि मिल्टन चेनी ने स्वर्गीय पथ के अनुबंध में खामियों का पता लगाया होगा। कोई व्यक्ति जो अपने पिछले जीवन में अमर प्राणी बन गया था, वह एक साधारण चरित्र कैसे हो सकता है? लेकिन जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, अंत में मिल्टन चेनी ने फिर भी स्वर्गीय पथ का अनुबंध बनाने के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। यह उनकी खुली रणनीति थी, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने कभी भी अपने इरादों को छिपाने का इरादा नहीं किया। उन्होंने भविष्य में 100 या 1000 गुना रिटर्न पाने की उम्मीद के साथ मिल्टन चेनी में निवेश किया। बेशक वह बहुत दूर नहीं गए थे। जैसा कि उन्होंने कहा, अगर मिल्टन चेनी स्लैशिंग लॉन्गेविटी लूज इमोर्टल तक पहुंच गए तो वह बिना किसी रोक टोक के उनमें निवेश करेंगे। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह किसी तरह के संत थे। उनके इतने उदार होने का कारण सरल था। एक बार मिल्टन चेनी लूज इमोर्टल तक पहुंच गए, भले ही वह अंततः अमर प्राणी तक पहुंच पाए या नहीं, वह उनके साथ उसी जहाज से बंधे रहेंगे। इसलिए मिल्टन चेनी में उनका निवेश खुद में एक निवेश था। हालांकि स्टीवर्ट सील की नज़र में मिल्टन चेनी का दीर्घायु अमर पथ पर सफल संक्रमण भी उन कुछ अच्छी चीज़ों में से एक था जो हाल ही में उनके साथ हुई थी। जब स्टीवर्ट सील ने बोलना समाप्त किया तो मिल्टन चेनी ने बिना किसी भावभंगिमा के सिर हिलाया। वह आश्चर्यचकित नहीं था। हालांकि स्टीवर्ट सील ने अपने निवेश में से कुछ को कम करने के लिए स्वर्गीय पथ के अनुबंध का लाभ उठाया था, लेकिन इससे बड़ी तस्वीर नहीं बदली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि स्टीवर्ट सील ने स्वर्गीय पथ के अनुबंध को वास्तव में चुनौती देने की हिम्मत नहीं की।